तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ पहले अपना व्यापार समाप्त करें। अभिमन्यु ने अनमोल को कुछ और कहने से रोक दिया। बल्हार, क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? बल्हार के पास अनमोल से ज्यादा अनुभव था। उसने व्यापार में देरी इसलिए की क्योंकि उसने अभी तक अभिमन्यु पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया था। क्या पता अगर वो जो चाहता है उसे लेने के बाद हम दोनों को मार डाले। बल्हार अंदर से थोड़ा हिचकिचाया। चिंता मत करो मास्टर अभिमन्यु, जब लोग किसी से वादा करते हैं तो वो अपना वादा निभाते हैं। मास्टर, वो सिर्फ हमारे पास ज्ञान का पीछा करते हुए आया है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जो सीखना चाहते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, अनमोल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था कि बल्हार क्या सोच रहा था। फिलहाल जो कुछ भी हो रहा था ठीक इसके उलट अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था। अब अनमोल बल्हार को समझा रहा था कि अभिमन्यु पर भरोसा किया जा सकता है, जबकि थोड़ी देर पहले यही अनमोल अभिमन्यु पर हमला कर रहा था और बल्हार उसे रोक रहा था। अनमोल की बातें सुनकर अभिमन्यु का चेहरा कुछ मुरझा गया। असल में वो अनमोल को बताना चाहता था कि वो इतना अच्छा आदमी भी नहीं है जितना कि अनमोल सोच रहा है। अनमोल की गंभीर मुस्कान देखने के बाद उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु सोचने लगा कि अनमोल कितना अच्छा सोचता है मेरे बारे में, जबकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। ठीक है, फिर व्यापार करते हैं, अभिमन्यु ने कहा। उसने अपने मेटल स्पेस को देखने के बाद बल्हार को जिंदा छोड़ने की योजना बनाई थी। इसके अलावा वो बल्हार से ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। एक मरे हुए बल्हार से केवल एक फॉर्मूला ही हासिल कर सकता था। हालांकि एक जिंदा बल्हार उसके बहुत काम आने वाला था। अभिमन्यु ने सानवी के साथ जो वादा किया था उसे नहीं निभाया, क्योंकि उसे केवल एक चीज की परवाह थी। जो भी उसे अधिक शक्तियां देने के लिए तैयार हो जाता वो उसकी साइड हो जाता। इस समय बल्हार को जीवित रहने देने का फैसला ही उसे सही फैसला लगा। सानवी की मदद करने से अभिमन्यु को केवल थोड़ा सा लाभ मिलता, लेकिन वो बल्हार के साथ मिलकर कुछ अनोखे फॉर्मूले बना सकता था। अभिमन्यु ने सिर उठाया और मौसम की जांच की। फिर वो अनमोल और बल्हार की ओर चल पड़ा। वो उनके करीब पहुंचकर उनके साथ घास पर बैठ गया। कॉपर मंत्र प्राचीन मंत्रों की एक शाखा है। इस दुनिया में इसके बारे में बामुश्किल कोई जानकारी बची है। इसके अलावा तुम्हें इसे सीखने के लिए कुछ जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है, जो कॉपर मंत्र के रूप में मटेरियल को मजबूत करता है। उन मंत्रों का मुख्य रूप से वास्तुकला और क्राफ्टिंग में उपयोग किया जाता है। हालांकि एक जादूगर स्टूडेंट ने सफलतापूर्वक अपनी कॉपर मंत्र योजना बनाई थी और उसने लड़ने के लिए उन मंत्रों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। कॉपर मंत्र मजबूत नहीं होते हैं। तुम्हें उनका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हाई दिमागी शक्ति और मन मंत्र की शक्ति की जरूरत होगी। बल्हार ने आगे कहा, मेरे कॉपर मंत्र एक बहुत पुराने खंडहर में पाए गए थे, लगभग 100 साल पहले। मुझे भाड़े के सैनिकों की एक टीम द्वारा काम पर रखा गया था। लीडर एक जादूगर स्टूडेंट था जो खंडहर में कुछ खतरनाक कार्य करना चाहता था। मैं अकेला था जो समय बच गया था, बाकी सारे लोग मारे गए थे। लेकिन मुझे उस जादूगर के नोट्स प्राप्त हो गए। मैं उस जादूगर से कम प्रतिभाशाली था, लेकिन जादूगर स्टूडेंट होने के नाते और रूढ़ प्राप्त करने के बाद सभी जानकारी के साथ मैं वो बन गया जो मैं अभी हूं। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनी और हाँ में सिर हिलाया। अभिमन्यु ने पूछा, आपका मतलब है कि कॉपर मंत्र करीबी मुकाबले के लिए अच्छे होते हैं, है ना? तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन तुम्हें इस तरह के सिस्टम सीखने के लिए एक जादूगर के शरीर की जरूरत है और तुम्हें मंत्र तैयार करने में अच्छा खासा समय लगेगा। कॉपर मंत्र युद्ध के लिए उपयोग करने के लिए नहीं होता है। भले ही तुमने उससे महारत हासिल कर ली हो, लेकिन फिर भी तुम उसका युद्ध में उतने अच्छे तरीके से शायद इस्तेमाल कर पाओ। ये कॉपर मंत्र कुछ ही महान लोगों ने हासिल किया है। मुझे लगता है कि कॉपर मंत्र से इस्तेमाल की गई जादूगरी एक समय बाद एक खोई हुई कला बन जाएगी और इसका इस्तेमाल जादूगर के युद्ध में बिल्कुल होना बंद हो जाएगा। जादूगर स्टूडेंट्स को नहीं लगता कि ऐसे मंत्र सीखने का कोई फायदा है। बल्हार ने कहकर आह भरी। वो थोड़ा उदास लग रहा था। लेकिन मेरी इसमें दिलचस्पी है। अभिमन्यु ने अपना दाहिना हाथ अपनी तलवार के हैंडल पर रखा और उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह कठिन होगा, लेकिन अगर तुम जोर देते हो तो चलो व्यापार करते हैं।
अगर तुम हमारे खिलाफ लड़ने में सानवी की मदद करना बंद कर दो तो मैं तुम्हें सभी कॉपर मंत्रों के मॉडल और आवश्यक जानकारी प्रदान करूंगा जो तुम्हें सीखने में मदद कर सकते हैं। बोलो, क्या बोलते हो? बल्हार अभिमन्यु को देखते हुए मुस्कुराया। आप महान हैं बल्हार, अभिमन्यु ने सिर झुकाते हुए बोला। कॉपर मंत्रों में सबसे कठिन हिस्सा मंत्र मॉडल है। उन्हें सीखना मुश्किल है और आपके पास पूरा मन मंत्र भी होना चाहिए। बल्हार ने अभिमन्यु को सिस्टम के बारे में सब कुछ समझाना शुरू कर दिया। अनमोल ने अपने पैरों को सीधा किया और अपने मास्टर के शब्दों को चुपचाप सुनते हुए बगल में बैठ गया। 3 घंटे बाद अभिमन्यु झाड़ी से धीरे धीरे बाहर निकला। उसने अपना सिर पीछे घुमाया। वो बल्हार और अनमोल को जाते हुए देख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका रिसर्च इतना ज्यादा मुश्किल होगा। इस तरह के ज्ञान के साथ एक अकेला जादूगर स्टूडेंट कैसे काम कर सकता है, यकीन नहीं होता मुझे। आश्चर्य है कि मुझे इस दुनिया में और क्या क्या मिल सकता है। ये जादू बल्हार ने अकेले सीखा। मान गए। अभिमन्यु की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। जीरो, क्या तुमने कॉपर मंत्रों की योजना बनाना समाप्त कर लिया है? अभिमन्यु ने पूछा। सिस्टम बनाया गया, 13% पूरा। एक जादुई मॉडल पर कब्जा किया गया। मंत्र वृद्धि क्षमता 54%, जीरो ने बताया। अभिमन्यु के मंत्र पढ़ने की क्षमता उसने बताई। वो जानना चाहता था कि वो एक निश्चित मंत्र में कितना सुधार कर सकता है। 0% का मतलब है कि मंत्र पहले से ही सही थे और इसमें किसी सुधार की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर ये 100% होता तो इसका मतलब है कि मंत्र में बहुत सुधार किया जा सकता है। मंत्र में हर बार सुधार के बाद प्रतिशत में कमी आ जाएगी। मुख्य मंत्र मॉडल में आमतौर पर मंत्रों की क्षमता होती थी कि वे हाई लेवल तक पहुंच जाएं। अभिमन्यु ने अपने शरीर से घास के टुकड़े पोंछे। मेरे पास बुरे सपने की दवाई का फॉर्मूला है। मुझे लगता है कि अब वो चीज मुझे मिल गई है जिसे मैं पाना चाहता था। शायद मुझे सब कुछ मिल गया है। अभिमन्यु मुस्कुराया। मुआवजे के रूप में उसने बल्हार को कई हाई क्वालिटी वाले जादुई पत्थर दिए। बुरे सपनों की दवाई शायद उससे कहीं अधिक मूल्यवान थी, लेकिन बल्हार व्यापार से खुश था। पहाड़ी से नीचे उतरकर अभिमन्यु सीधे पाल घाट की ओर चल दिया। दोपहर का समय था, लेकिन मंद धूप ने उसके शरीर को गर्म नहीं किया, जिस वजह से उसे ठंड लग रही थी। करीब 10 मिनट के बाद उसने पाल घाट शहर की मुख्य सड़क देखी। गाड़ियां गुजर रही थी और कई यात्री पीठ पर भारी बैग लिए हुए थे। सड़क पर पैदल चल रहे थे। वो भी उनके साथ चलने लगा। लेकिन अभिमन्यु की मौजूदगी ने सड़क पर चलने वाले लोगों को ये नहीं पता चलने दिया कि वो एक जादूगर है। फिलहाल अभिमन्यु ने अपना ग्रे चोगा नहीं पहना हुआ था, इसलिए वो एक सामान्य शिकारी की तरह लग रहा था। वो जंगल को छोड़कर उन लोगों में शामिल हो गया जो शहर में प्रवेश करने वाले थे। अभिमन्यु उस जानकारी की जांच कर रहा था जो बल्हार ने उसे चलते समय सिखाई थी। हालांकि उसके पास बहुत अधिक समय नहीं था, फिर भी बल्हार ने उसे ज्यादातर सिस्टम के बारे में बता दिया था। उसने अभिमन्यु को एक छोटी सी किताब भी उपहार में दी थी, जिसमें कॉपर स्पेल सिस्टम सीखने के तरीकों को बताया गया था। यह बल्हार द्वारा नोट और रिकॉर्ड की गई मंत्रों की किताब थी। एक जादूगर स्टूडेंट के लिए नोटबुक ले जाना एक सामान्य व्यवहार था, क्योंकि उनके दिमाग में अभिमन्यु की तरह स्टोरेज सिस्टम तो था नहीं। जरूरत पड़ने पर उन्हें नोटबुक में दर्ज की गई जानकारी को याद करना पड़ता था। अभिमन्यु जल्दी से पाल घाट शहर के द्वार पर पहुंच गया। शहर के पहरेदारों द्वारा जांच के लिए कई गाड़ियां और यात्री प्रतीक्षा कर रहे थे। केंद्री के परिवार के कई गार्ड्स ने अभिमन्यु को देखा और उन्होंने सानवी को सूचना दी। अभिमन्यु कुछ देर के लिए वेंडर्स के इर्द गिर्द घूमता रहा और केंद्रीय शहर के इलाके में लौट आया। सानवी के कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी। वो पूरी तरह से गुस्सा होकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी तेज आवाज ने दरवाजे के बाहर खड़ी कई नौकरानियों का ध्यान आकर्षित किया, जो अब हैरानी से खिड़कियों से झांक रही थी। मास्टर अभिमन्यु, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सानवी ने थोड़ा गुस्से में कहा। हॉल में केवल सानवी और अभिमन्यु ही थे और अभिमन्यु उस विशेष दूध की चाय की चुस्की ले रहा था जिसे सेविका अभी लेकर आई थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सानवी। अभिमन्यु ने कांच का प्याला नीचे रखा और कहा, मुझे वो चीज मिल गई है जो मैं चाहता था। पामीर परिवार ने मेरी जरूरत को पूरा कर दिया है।
और उन्होंने मुझे कुछ और भी देने की पेशकश की है। इसलिए मैंने केंद्रीय परिवार और पामिर परिवार के बीच इस लड़ाई को छोड़ने का फैसला किया है। क्या तुमने फैसला कर लिया? पर मेरे फैसले का क्या? सानवी ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। देखो सानवी, मैं चाहता तो चुपचाप पामिर से वापस अपने स्कूल चला जाता, लेकिन मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना था। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बताकर जाऊं। अभिमन्यु ने थोड़ा रुक कर बोला, ठीक है, अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। सानवी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज कांपने लगी। वो शांत होने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर तुमने वापस जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम कर देती हूँ, है ना? ठीक है, सानवी ने उदास भाव से कहा। अरे नहीं, मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मुझे अभी भी ध्यान करना है। इसके अलावा मैंने सुना है कि कुछ दिन बाद शहर में एक उत्सव होने वाला है। मुझे काफी दिलचस्पी है ऐसी चीजों में। अभिमन्यु ने शांति से बोला। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, मजे करो, सानवी ने गहरे स्वर में कहा। सानवी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? अभिमन्यु ने इतना कहा और मीटिंग हॉल से निकल गया। सानवी उसे देखते रही, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके दरवाजा बंद करते ही उसने सुना कि कांच का प्याला फर्श पर बिखर गया है, जिसका शोर बाहर तक आ रहा था। उस कांच के टूटने की आवाज बाहर तक आई, पर अभिमन्यु ने वहां से जाना ही ठीक समझा और बाहर निकल गया। 3 दिन बाद सुबह का समय था। गली की रोशनी थोड़ी धूसर थी। कोने के पास गहरे रंग की ईंटों से बना एक छोटा सा घर था और उसके ऊपर की चिमनी से सफेद धुआं निकल रहा था। घर का लकड़ी का दरवाजा काला था, जिसे छोटे छोटे सफेद फूलों से सजाया गया था। काले कोट में एक लंबा आदमी घर के सामने खड़ा था। उसने सिर पर काली टोपी पहनी हुई थी। गली खाली थी और हवा सर्द थी। अभिमन्यु ने टोपी से अपने कपड़ों की धूल पोंछी और दरवाजा खटखटाया। उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई अंदर है? अभिमन्यु ने गहरे स्वर में पूछा और फिर से दरवाजा खटखटाया। आ रहा हूं। आखिरकार किसी की आवाज अंदर से आई। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके काले बाल थे, दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। उस आदमी को देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अरे आप? अभिमन्यु उस आदमी के लिए एक अजनबी था, इसलिए वो आदमी नहीं मुस्कुरा रहा था। अभिमन्यु ने कहा, मैं अनमोल का दोस्त हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जरूर जरूर, आइए आइए। आदमी ने सिर हिलाया और फिर से मुस्कुराया। वो मुड़ा और चिल्लाया, अनमोल आओ, तुम्हारा दोस्त आया है। आ रहा हूं। घर के अंदर से अनमोल की आवाज आई। अभिमन्यु घर के अंदर आ गया था। वो चारों ओर देखने लगा। लकड़ी का फर्श लाल था और काली चिमनी के अंदर लपटें नाच रही थीं। कई कुर्सियों से घिरे रहने वाले कमरे के बीच में लकड़ी की एक छोटी सी मेज थी। मेज के बीच में एक फूलदान था, जिसमें कई सफेद फूल लगे हुए थे। लिविंग रूम में बमुश्किल कोई सजावट थी। अभिमन्यु को केवल चिमनी के ऊपर एक पेंटिंग लटकी हुई मिली। एक शूरवीर अपने घोड़े के साथ घास के मैदान पर आगे बढ़ रहा था उस पेंटिंग में, और कलर बैलेंस थोड़ा हटकर था। तभी अभिमन्यु को कोई सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने पहने हुए सफेद एप्रन पर थोड़ा हाथ पोंछा। शायद वो रसोई में कुछ पका रहा था। वो आदमी अभिमन्यु के पास आया और बोला, आराम करो, बैठो, अनमोल 1 मिनट में यहां आ जाएगा, मुझे रसोई का ध्यान रखना है। जी शुक्रिया, अभिमन्यु ने कहा और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसी समय एक बच्ची बेडरूम से बाहर निकली। ऐसा लग रहा था कि वो अभी सोकर उठकर आई है। क्या हमारे घर मेहमान आए हैं? बच्ची की उम्र करीब 7 या 8 साल थी। उसके कमर पर लंबे काले बाल थोड़े उलझे हुए थे। वो अभी भी नींद में दिख रही थी। ये तुम्हारे भाई का दोस्त है। रसोई से उस आदमी की आवाज आई। लड़की ने उत्सुकता से अभिमन्यु को देखा और पूछा, मेरा भाई कहाँ है? वो अपने बेडरूम में होगा, जाओ उसे बताओ कि दोपहर का भोजन लगभग तैयार है। बच्ची के पिता ने जवाब दिया। ठीक है पिताजी। ये कहकर लड़की अपनी बाईं ओर एक बेडरूम की ओर चलने लगी। अचानक उसका पैर उसके पजामे में फंस गया और वो गिर गई। उसे चोट लग गई थी। पिताजी, मुझे चोट लग गई। वो बच्ची दर्द से जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त अनमोल ने दरवाजा खोला और अपने बेडरूम से बाहर चला आया।
उसने अपना सिर उठाया और तुरंत अभिमन्यु को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो अभिमन्यु को अपने घर में देखकर बहुत हैरान है। तुम यहां क्यों आए हो? अनमोल ने अपनी बहन को नजरअंदाज किया और अभिमन्यु की ओर देखकर पूछा। अभिमन्यु अनमोल के घर किस मकसद से आया है? उस घर में अभिमन्यु के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? एक क्रॉस गार्ड तलवार हवा में घूमती है और तेजी से जमीन पर गिरती है। आदमी के हमले को तलवार से रोक दिया जाता है। लोगों को अभी भी समझ नहीं आया कि हुआ आखिर क्या। अभिजीत भी इसी तरह हैरान और परेशान था। अगर आकाश से गिरने वाली क्रॉस गार्ड तलवार से आदमी की तलवार का विरोध नहीं किया जाता तो सानवी लगभग मर गई होती। तुम आ गए? सानवी राहत महसूस कर रही थी। उसने सामने वाले आदमी को देखा। वो धीरे से किनारे की ओर चली और उसके पीछे झाड़ियों से एक युवक दिखाई दिया। परछाई के कारण उसका चेहरा मुश्किल से दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगभग अंधेरे में चमकते सितारों की तरह लग रही थी। वो उस आदमी को घूर रहा था जिसने अभी अभी सानवी पर हमला किया था। मास्टर अभिमन्यु, मेरी... अरे हाँ, तुम यहां उस चीज के लिए आए हो ना जो मेरे मास्टर ने तुम्हारे लिए तैयार की है ना? अनमोल ने अभिमन्यु के चेहरे को देखते हुए बोला। अनमोल ने उस समझौते को याद किया जिसे उन्होंने जंगल में किया था। बल्हार ने अभिमन्यु से वादा किया था कि वो उसे कॉपर स्पेल मॉडल की डिटेल देगा। वो सब तो ठीक है अनमोल, लेकिन सबसे पहले अपनी बहन को उठाने में मदद करो, वो गिर गई है बेचारी। अभिमन्यु ने रोती हुई लड़की की ओर इशारा किया। अरे हाँ सॉरी। अनमोल तुरंत अपनी बहन के पास गया और उसे उठाने में मदद की। उसने उसके सिर को थपथपाया और उसके चेहरे को सहलाया। लड़की का रोना बंद होने में थोड़ा समय लगा। उसके चुप होने के बाद अनमोल थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। अभिमन्यु, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। अनमोल उठ खड़ा हुआ और उसने अभिमन्यु से कहा। वो अपने कमरे में लौट आया। उसने अपने हाथ में एक पतली चमड़े की किताब पकड़ी हुई थी जिसका रंग भूरा था। अनमोल अभिमन्यु के पास आया और उसने उसे किताब सौंप दी। अभिमन्यु ने किताब पकड़ी और उसे देखने लगा। किताब बहुत पुरानी होने की वजह से कहीं कहीं से घिस गई थी। उस किताब का टाइटल काली स्याही से लिखा हुआ था। टाइटल था कॉपर स्पेल के फंडामेंटल्स। यह किताब प्राचीन भाषा वाचा में लिखी हुई थी। ये एक ऐसी भाषा थी जिसे आमतौर पर शैतान की भाषा के रूप में जाना जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वाचा में रहस्यमयी शक्तियां थीं। वाचा भाषा में लिखे गए अक्षर अचानक से बदलने लगते थे। वो जब चाहे जैसा भी रूप बदल सकते थे। उस किताब का टाइटल वाचा में ही लिखा हुआ था। शब्द मुड़े हुए काले कन खजूरों की तरह लग रहे थे और कन खजूरों के बीच में एक लाल आंख बनी हुई थी। वो आंख जो भी किताब खोलने की कोशिश करता उसे घूरती थी। अभिमन्यु को यह अजीब और थोड़ा भयानक लगा। अभिमन्यु ने हल्के से किताब को दबाया। यह किताब नरम और पतली थी। वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि यह किस प्रकार का चमड़ा है। किताब कपड़ों के ढेर की तरह महसूस हुई, पर यह तो बहुत हल्की थी। बढ़िया, तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। अभिमन्यु उठ खड़ा हुआ। रुको, क्या तुम हमारे साथ लंच नहीं करोगे? अनमोल ने कहा। अभिमन्यु, मेरे पिता एक शानदार कुक हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें उनके हाथ का खाना बहुत मजेदार लगेगा। यहां तक कि जितने बौने हैं ना जो आसपास रहते हैं, उन्हें भी उनका खाना बहुत पसंद है। वो तो उनके खाने की पूजा करते हैं। बौने? तुम्हारा मतलब है हाफलिंग्स? अभिमन्यु थोड़ा खुश होते हुए बोला। हाँ, हाफलिंग्स। ये कहकर अनमोल हंसा और अपना सिर खुजलाया। पहली मुलाकात में ही अनमोल अभिमन्यु को अच्छा लगने लगा था। केवल यही कारण था कि अभिमन्यु ने अनमोल के घर का दौरा किया, लेकिन अनमोल का परिवार इतना दयालु था कि अभिमन्यु ने उनके साथ दोपहर के भोजन में शामिल होने का फैसला किया। अभिमन्यु वैसे भी अनमोल के परिवार के बारे में जानने के लिए थोड़ा उत्सुक था। वे लिविंग रूम में टेबल पर बैठ गए। मेज पर खाना लगा हुआ था। पहली डिश थी भुना हुआ पूरा चिकन, जिसके ऊपर काले तिल छिड़के हुए थे और उसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। वहां गोल्डन क्रिस्पी मछली की एक पूरी प्लेट भी सजी हुई थी। उसमें जो मछलियां रखी हुई थी उन्हें ट्रायंगल शेप में काटा गया था और उनके बीच हरी सब्जियां और कीमा बनाया हुआ मांस था। चटनी और रंगीन वेजी सैलेड भी एक कटोरे में रखा हुआ था।
अभिमन्यु के सामने एक छोटी प्लेट और एक कटोरी थी। उनके पास लोहे के बर्तन रखे हुए थे। खाने की खुशबू ने वास्तव में अभिमन्यु को थोड़ा भूखा बना दिया। अरे बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। लो, तुम्हें हमारे पास रोज आना चाहिए बेटा। अनमोल अपनी माँ के जाने के बाद से मुश्किल से अपने दोस्तों को घर पर बुलाता है। केवल तुम और काव्या ही हमसे मिलने आए हो, नहीं तो कोई कहाँ आता है यहाँ। अनमोल के पिता ने उदास होते हुए बोला। अभिमन्यु थोड़ा हैरान था। उसकी थाली पूरी तरह से क्रिस्पी फिश से भरी हुई थी। धन्यवाद सर, लेकिन मैं इतना नहीं खा सकता। अभिमन्यु को कई समय से इतने प्यार से किसी ने खाना नहीं खिलाया था। अनमोल की छोटी बहन अभिमन्यु को हैरानी से घूरते हुए चिकन खा रही थी। अभिमन्यु अपनी थाली में रखा खाना धीरे धीरे खा रहा था। उसे खाना काफी लजीज लग रहा था। जीरो ने उसे बताया कि खाने में जहर नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अनमोल के पिता को परवाह नहीं थी कि आखिर अभिमन्यु है कौन। इस बात ने अभिमन्यु को थोड़ा परेशान किया और हैरान भी। अनमोल के पिता और बहन को शायद ये नहीं पता था कि जंगल में क्या हुआ था, लेकिन अनमोल जानता था। उसने अभिमन्यु के साथ एक सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार किया और ऐसा लग रहा था कि वो मानता है कि अभिमन्यु एक बहुत अच्छा इंसान था। अभिमन्यु वास्तव में थोड़ा चिंतित था कि अनमोल की दया और उसका भोलापन उसे किसी मुसीबत में ना डाल दे। अभिमन्यु ने आखिरकार महसूस किया कि अनमोल के घर का माहौल बहुत अच्छा है, जिसने अनमोल को लोगों पर आसानी से भरोसा करना सिखाया था। लंच के बाद अभिमन्यु अनमोल के घर से निकल गया। वो सोच रहा था कि अनमोल और उसके पिता दयालु और भले लोग हैं। अभिमन्यु को बस इस तरह के व्यवहार की आदत नहीं थी। अभिमन्यु नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अनमोल को कोई परेशानी हो, इसलिए वो यहां से जल्द जाना चाहता था। अभी दोपहर का समय था। सड़क पर सूरज की किरणें चमक रही थी। गली व्यस्त होती जा रही थी। आज सुबह से ही ज्यादा गाड़ियां और पैदल यात्री गुजर रहे थे। अभिमन्यु धीरे धीरे गली से नीचे चला गया। उसने अनमोल के परिवार के साथ समय का आनंद लिया। मुख्य समस्या अभी भी आंसू के पानी की थी, यानी कि वाटर ऑफ टीयर्स की थी। जब वो शहर वापस आया तो अभिमन्यु ने एक होटल में रूम लिया। उसे होटल इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सानवी के इलाके में रहना उसके लिए संभव नहीं था। वो अपना वादा जो तोड़ चुका था। उसने स्टडी और ध्यान करने में उस कमरे में कई दिन बिताए। दरअसल अभिमन्यु उत्सव शुरू होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आलोका उस दिन उससे मिलने के लिए एक दूत भेजने वाली थी। आलोका उसे आंसू का पानी देगी, वो रिसोर्स जो अभिमन्यु को जादूगर बनने में मदद करेगा। आंसू का पानी अभिमन्यु के लिए बेहद जरूरी था। अभिमन्यु ने कुछ अजनबियों को देखा जो पहली बार चेक इन करते समय खिड़की से उसके कमरे की ओर देख रहे थे। वो जानता था कि ये केंद्रीय परिवार के जासूस हैं। ये जासूस उसके पीछे पीछे शायद अनमोल के घर भी गए होंगे और उसे हाथ में एक किताब लेकर जाते हुए भी देखा होगा। उन्हें शक हो रहा था कि शायद अभिमन्यु ने अनमोल की मदद करना शुरू कर दिया है, इसलिए वो सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे, जो भी वो कर सकते थे। हालांकि इस बात को लेकर अभिमन्यु परेशान नहीं हुआ। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि किसी को उसके ठिकाने का पता चल गया है। आखिर सानवी और अभिजीत ने उसे कोई धमकी तो नहीं दी थी। अगर पामीर परिवार के पास बुरे सपने का फॉर्मूला नहीं होता तो वो यहां आता भी नहीं। अभिमन्यु के लिए अब सानवी और अभिजीत से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि उसने वो चीजें पहले ही हासिल कर ली थी जो उसे चाहिए थी। अभिमन्यु अपने मन में अनमोल के पारिवारिक जीवन की प्रशंसा करता है, लेकिन वो उसकी मदद तभी करेगा जब बड़े लाभ की उम्मीद उसे दिखाई देगी। अभिमन्यु और सानवी एक ही जादूगर ग्रुप से थे, लेकिन फिर भी वो अनमोल के खिलाफ नहीं लड़ सकता था, क्योंकि उसे अनमोल की हालत से सहानुभूति थी और वो अनमोल को बहुत पसंद करने लगा था। कंदरी परिवार के इलाके में सानवी मीटिंग हॉल में मुख्य सीट पर बैठी अपने नौकरों की रिपोर्ट सुन रही थी। परिवार के मुखिया तेजस और परिवार के कई अन्य बुजुर्ग बगल की सीटों पर बैठे हुए थे। उन सभी के चेहरों पर गंभीर भाव थे और सानवी उस समय एक नौकर से बात कर रही थी। मास्टर अभिमन्यु ने एक कमरा किराए पर लिया है। उसने अभी तक अपना कमरा नहीं छोड़ा। हम उसकी शक्ति से बहुत डरते हैं। वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए जासूस उसके करीब नहीं गए, नौकर ने कहा और कुछ देर सोचा। जादूगर और जादूगर स्टूडेंट्स सभी बहुत मतलबी होते हैं। हमने जो इनाम दिया वो पूरा नहीं था उसके लिए। ये भी सही है कि उसने अब हमारी मदद नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि हम एक ही स्कूल से हैं, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ दूंगी।
उसने मुझे आकर बता दिया था कि अब वो ना ही पामीर परिवार के साथ है और ना ही हमारे परिवार के साथ। वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और हां, अगर वो चाहता तो मुझसे ये बात छुपा सकता था। हमारे पास अब उसकी जासूसी करने का कोई कारण नहीं है। एक काम करो, जो लोग उसकी जासूसी कर रहे हैं उन्हें वापस आने के लिए कहो। लेकिन सानवी, हमने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन उसने बदले में क्या किया? बड़ों में से एक ने कहा, क्या हमने उस पर जो कुछ भी खर्च किया वो सब बेकार हुआ? ठीक है, मैं आपकी बात समझती हूं, लेकिन वो बूढ़ा बल्हार, वो अभिमन्यु के द्वारा घायल हो चुका है। हालांकि वो उतना गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ठीक होने में समय तो लगेगा। उसने अपना वादा नहीं निभाया, मानती हूं, लेकिन उसने जो किया है वो अभी फिलहाल हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि बल्हार इतना ज्यादा शक्तिशाली है। सानवी मुस्कुराई। मुझे इस लड़ाई के परिणाम से एक बात तो समझ में आ रही है कि फिलहाल बल्हार मुझे और अभिजीत को मारने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हम कालचक्र विद्यापीठ से हैं। तुम्हारा क्या मतलब है सानवी? क्या तुम ये कह रही हो कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और पामीर परिवार को अभी खत्म कर देना चाहिए? तेजस ने पूछा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। फिलहाल वो बहुत कमजोर है। एक आखिरी चोट और वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। 2 दिन बाद शाम को पालघाट शहर लोगों के शोर से भरा हुआ था, लेकिन आज सड़क पर कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं था। मुख्य सड़कें जश्न मनाने वालों से खचाखच भरी हुई थी। उनमें से अधिकांश ने छोटे लाल फूल पहने हुए थे। वे सभी खुश और तनाव मुक्त दिख रहे थे। रूबी, मेरे लिए रुको! एक लड़का चिल्लाया और अभिमन्यु के बगल से भागा। उन्होंने भी अपने सिर पर लाल रंग का फूल पहना हुआ था। यह देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अभिमन्यु चुपचाप सड़क के किनारे एक लंबी कुर्सी पर बैठ गया। वो बच्चों को एक दूसरे का पीछा करते हुए देख रहा था, आनंद ले रहा था। आसमान में थोड़ा अंधेरा छाया हुआ था और शहर का वातावरण हल्का और आकर्षक था। कई निवासी सड़क पर अपने नारंगी केक रोज से 2 गुना महंगा बेच रहे थे, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों के लिए केक खरीद रहे थे। रोटी और खिलौने बेचने वाली गाड़ियां भी वहां लगी हुई थीं। अभिमन्यु ने देखा कि कुछ बच्चे इधर उधर भागते हुए एक छोटी सी छड़ी अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। उन छड़ियों को लकड़ी से बनाया गया था, जिसमें छोटे छोटे पहिए लगे हुए थे। पहिए के किनारे को ग्लोइंग मशरूम से पेंट किया गया था। वे नीली चमक के साथ काफी सुंदर लग रहे थे। अभिमन्यु ने लोगों को रोमांचक उत्सव में पार्टी करते देखा, लेकिन वो यहां मस्ती करने नहीं आया था। बस 2 मिनट और, आलोका का दूत यहां आता ही होगा। अभिमन्यु ने जीरो से पूछा कि समय क्या हो रहा है। जीरो ने उसे समय बताया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो इधर उधर देख रहा था। भौंकने की आवाज! अभिमन्यु ने एक कुत्ते को अपनी बाईं ओर से भौंकते हुए सुना। अभिमन्यु ने अपना सिर बाईं ओर घुमाया। एक बूढ़ा आदमी एक सफेद कुत्ते के साथ घूम रहा था। उस कुत्ते के कान पंख के आकार के थे। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो अंधा है, क्योंकि अभिमन्यु उसकी पुतलियों को नहीं देख पा रहा था। भूरे सफेद कपड़ों में एक आदमी उस अंधे आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था और उसका शरीर बड़े आकार के कपड़े के नीचे छुपा हुआ था। अभिमन्यु ने अंधे व्यक्ति के पीछे वाले व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। वो खड़ा हुआ और धीरे से भूरे कपड़े वाले आदमी की ओर चलने लगा। वो आदमी अभिमन्यु की ओर झुक गया। उसने सिर हिलाया। अभिमन्यु की दृष्टि अच्छी थी, अन्यथा वो इस इशारे पर ध्यान नहीं देता। वो आदमी बिना मिले ही चला जाता। चोगा पहने वो आदमी भीड़ में शामिल हो गया और सिर हिलाकर एक निश्चित दिशा की ओर चल दिया। अभिमन्यु ने उसका पीछा किया। वे भीड़ वाली सड़क के उस पार जा रहे थे और उनके बीच की दूरी लंबी होती जा रही थी। भूरे कपड़े वाला आदमी बाईं ओर के लोगों के पीछे पीछे चलने लगा और वो पीछे की गली में चला गया। अभिमन्यु ने गली में उसका पीछा किया। जैसे जैसे अभिमन्यु आगे बढ़ा, जश्न का शोर कम होता गया। चोगा पहना वो आदमी आखिरकार रुक गया और 2 मिनट चलने के बाद पीछे मुड़ा। लंबे समय से आपको देखा नहीं अभिमन्यु। उसने अपना हुड उतारा। उसके लंबे भूरे बाल और सुंदर चेहरा अभिमन्यु की आंखों के सामने आ गया। सच में बहुत लंबे समय से नहीं देखा राजकुमारी।
अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे राजकुमारी मत बुलाया करो, तुम मुझे बस आलोका कहो। आलोका ने मुस्कुराते हुए कहा, जो चीज तुमने मुझसे मांगी थी वो यहीं पर है। मुझे लगता है कि तुम वो वस्तु लाए हो जो मुझे चाहिए थी। आलोका ने अभिमन्यु की आंखों में देखा और बोला, बेशक। अभिमन्यु ने सिर हिलाया, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां खुद आओगी। जो सामान मैं लेकर आई हूं वो बहुत कीमती है, मैं इसे किसी को यूं ही नहीं दे सकती थी। मुझे कोई भरोसेमंद नहीं मिला, इसलिए मैंने खुद आने का फैसला किया। आलोका ने अभिमन्यु को समझाया, ठीक है चलो अब व्यापार करते हैं, मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। जी जरूर राजकुमारी, अभिमन्यु ने कहा। रुको, क्या तुम्हारे पास ऑब्यूक्यूलम है जो जानकारी को बदलने में मदद करता है? नहीं, फिलहाल तो शायद नहीं है, अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि शायद ये चीज सिर्फ जादुई काली पीठ के जादूगर या जादूगर स्टूडेंट्स के पास होती है। तुम्हें पता है कि ऑब्यूक्यूलम का उपयोग करना तुम्हारे दिमाग को उस जानकारी को स्वीकार करने के लिए कितना जरूरी है। वो तुम्हारे दिमाग को मजबूत बनाएगा। तुम्हारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, उसे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देगा और तुम उस जानकारी को आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे। क्या आलोका का अभिमन्यु से मिलने के पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है? क्या अभिमन्यु ऑर्बिक्यूलम का सही प्रयोग कर पाएगा? आलोका ने गहरे स्वर में कहा, इस दुनिया में ज्ञान को लीन करने का कोई शॉर्टकट नहीं है अभिमन्यु। मैं तुम्हें सुझाव दूंगी कि तुम उन बेकार की चीजों पर ज्यादा समय ना बिताओ। तुम्हारे सुझाव के लिए धन्यवाद, मैं समझता हूं तुम क्या कह रही हो। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी थैली से एक गोल सोने की धातु गेंद निकाली और उसने अपनी हथेली पर रख लिया। उसका खाली हाथ बस सेकंड भर में लाल हो गया। उसने अपना लाल हाथ धीरे धीरे गेंद की ओर बढ़ाया। कुछ सेकंड बाद अभिमन्यु के हाथ में वो जो गेंद थी वो दो टुकड़ों में बट गई। उसने आधी गेंद आलोका को दे दी और आधी गेंद अपने पास रख ली। गेंद को पकड़ने के बाद आलोका ने अभिमन्यु की ओर दो छोटी बोतलें फेंकी। अभिमन्यु ने सुरक्षित ढंग से बोतलों को पकड़ लिया, लेकिन वो इस हरकत से हैरान था। आलोका, ठीक है कि तुमने इसे मेरी तरफ फेंका, लेकिन अगली बार सावधान रहना, हो सकता था कि ये मेरे हाथ से छूट जाता तो। अभिमन्यु ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अरे घबराओ नहीं, अगर ये तुमसे छूट भी जाती ना तो ये टूटती नहीं। आलोका ने अभिमन्यु की बात को काटते हुए कहा, ये जो बॉटल्स है ना, ये क्रिस्टल से बनी हुई है, जो एक खास तरह के शीशे से बनाई जाती हैं। इनका खोल सख्त होता है, तुम इसे एक कुल्हाड़ी से भी नहीं तोड़ सकते। अच्छा ऐसा है क्या? कमाल की बात है। अभिमन्यु ने बोतल को हाथ में लिया और उसे देखने लगा। वो बोतल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थी। वो लगभग एक उंगली के आकार की थी। उसके अंदर एक लिक्विड थी जो कि सुनहरे रंग की थी और वो साफ दिखाई दे रही थी। वो लिक्विड थोड़ी चमक भी रही थी। वो बोतलें थोड़ी छोटी जरूर थी लेकिन भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथ में लोहे की दो छोटी छड़ें पकड़ी हुई हों। ये सुंदर तो है। मैं इन्हें बॉटल की बजाय ट्यूब कहूंगा। लिक्विड के दो ट्यूब्स। अभिमन्यु ने उन्हें थोड़ा सा हिलाया और एक ट्यूब को अपनी थैली में डाल लिया। उसने दूसरी बॉटल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे अपनी आंखों के पास ले जाकर देखने लगा। एक उंगली की झिलमिलाहट के बाद ट्यूब की सतह से कुछ सुनहरे प्रकाश बिंदु गिर गए जो धीरे धीरे जमीन पर फैल गए। प्रकाश अभिमन्यु और आलोका के चेहरे के पास से होता हुआ गुजरा और जमीन पर पहुंचने के बाद गायब हो गया। आलोका ने अभिमन्यु के लिए इंतजार किया कि वो उन वस्तुओं की जांच करे जिन्हें वो चुपचाप किनारे पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु ने दोनों ट्यूब की जांच की। उसे यकीन था कि आलोका उसे कोई गलत चीज नहीं देगी। अभिमन्यु, जो दूसरा जादुई मॉडल है ना, मैं उसे भी लेकर आई हूं, देखना चाहोगे? आलोका ने अपने चोगे से चमड़े की एक मोटी किताब निकाली और उसे अभिमन्यु को सौंप दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास अपने स्कूल से सीखा गया बुनियादी ज्ञान तो है, इसलिए मैं तुम्हें उन महत्वपूर्ण मॉडलों के साथ अकेला छोड़ देती हूं। तुम उन्हें आराम से समझने की कोशिश करो, ठीक है? अभिमन्यु ने किताब पकड़ ली। वो किताब भूरे रंग के कवच के अंदर था और इसमें खाना पकाने के बारे में लिखा हुआ था। शीर्षक था सुदीशा रसोई के नुस्खे। अभिमन्यु ने कई पन्नों की जांच की और उन पर एक हरे रंग की चमक उठी। खाना पकाने की विधि प्राचीन भाषाओं में दर्ज की गई मंत्र की जानकारी की पंक्तियों में बदल गई। हाथ से तैयार किए गए कई दिमागी शक्ति मॉडल भी उसमें मौजूद थे। उन्हें लहरदार लाइनों से लिखा गया था। कहीं कहीं पर वो काले रंग से लिखे हुए थे और कहीं पर सफेद। ये जो दिमागी शक्ति मॉडल थी
वो देखने में एक डीएनए ग्राफ की तरह लग रही थी। किताब में दर्ज स्पेल मॉडल को ट्विस्टेड बैरियर का नाम दिया गया था। इसे किसी भी प्रकार के एनर्जी पार्टिकल्स का उपयोग करके डाला जा सकता है, लेकिन प्रभाव अलग अलग होंगे। रुकावट स्थापित करने के लिए 2 प्रकार के एनर्जी पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। इस किताब में रुकावट को स्थापित करने के लिए 2 प्रकार की एनर्जी पार्टिकल्स के बारे में जानकारी दी गई थी। 2 अलग अलग प्रकार के एनर्जी पार्टिकल्स जब टकराते हैं तो एक बल क्षेत्र बनता है, जो शारीरिक और एनर्जी दोनों हमलों से बचाव में मदद कर सकता है। ये वो मंत्र था जिसे अभिमन्यु ने हाल ही में आलोका से संपर्क करने के बाद दी गई सूची में से चुना था। इतिहास की बात करें तो कई जादूगरों ने सीमा तोड़ने से पहले इसी मंत्र को चुना था। हालांकि उनमें से अधिकांश अपने टारगेट को पूरा करने में नाकामयाब रहे थे। अभिमन्यु, तुम्हें 2 तरह की एनर्जी पार्टिकल्स में महारत हासिल करनी होगी और इसमें कामयाब होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये एक जादूगर के तौर पर तुम्हारे भविष्य के विकास को प्रभावित करेगा, आलोका ने सलाह दी। मैं आपकी बात समझता हूं आलोका। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। अभिमन्यु पहले से ही जानता था कि एक प्रकार के एनर्जी पार्टिकल पर ध्यान देना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो आग और हवा दोनों एनर्जी पार्टिकल्स को अच्छी तरह से समझना चाहता था। उनके बारे में वो पहले से थोड़ा बहुत तो जानता ही था, इसलिए उसने इस मंत्र मॉडल को सीखकर मुख्य सिद्धांतों का अध्ययन करने का निर्णय लिया। इस धातु मंत्र का नाम भी बलहार ही था। इस मंत्र को देखने के बाद अभिमन्यु को अचानक एक युद्ध शैली विकसित करने की संभावना मिली, जो उसके लड़ने के कौशल के लिए बिल्कुल सही थी। यही खास वजह थी कि उसने बलहार को नहीं मारा था। अभिमन्यु के दुश्मन को यह पता लगाने में नाकामयाबी हासिल हुई कि अभिमन्यु की अगली कार्रवाई क्या होगी। अगर वो सफलतापूर्वक इस तरह के कौशल को विकसित करता है तो उसकी लड़ने की क्षमता में काफी ज्यादा सुधार होगा। धातु मंत्रों का उपयोग करने का शायद इससे अच्छा दूसरा कोई तरीका नहीं था। मेटल स्पेल कास्टिंग करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसका स्पेल मॉडल बहुत ही मुश्किल था, इसलिए इसे टैलेंट स्पेल की तरह काम करने वाले एक स्पेल के रूप में बनाया गया था। अभिमन्यु के लिए यह सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। इस खास मंत्र की मदद से अभिमन्यु एक ही समय में हमला और बचाव दोनों कर सकता था। अभिमन्यु के पास धातु का लिक्विड था जो उसने बड़े पंजे से बनाया था, जो उसे अपना बचाव करने में मदद करती थी। पंजे से बनाया हुआ वो लिक्विड मेटल स्पेस के लिए बहुत अच्छा था। उन दोनों को साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से अभिमन्यु और बेहतर तरीके से अपना बचाव कर पाता। अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा, उसके बाद उसने महसूस किया कि आलोका उसका इंतजार कर रही है। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा भटक गया था। कोई बात नहीं। एक आखिरी बात। ये कहते हुए आलोका ने अपनी थैली से कई स्क्रॉल्स निकाले। उन भूरे रंग के स्क्रॉल्स को कई काले तारों से सील करके बांधा गया था। आलोका ने धीरे से कहा, ये वो दवाई फॉर्मूला है जो तुमने मुझसे मांगा था। ये एक सामान्य प्रकार का फॉर्मूला है, लेकिन मेरे पास फिलहाल बस इतना ही है। अरे कोई बात नहीं, धन्यवाद। कम से कम ये है तो तुम्हारे पास। अभिमन्यु ने स्क्रॉल को पकड़ लिया और उन्हें खोलकर देखने लगा। अभिमन्यु ने स्क्रॉल की सामग्री की जांच की। उन पर दर्ज किए गए फॉर्मूले में 3 मुख्य दवाइयां थी: स्लीपिंग पाउडर, तिन्नासा का न्यूट्रलाइजर और भूतिया आवाज। आलोका ने वहां के निवासियों को नशा देने के लिए मास टाउन में स्लीपिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था। तिम्नासा का न्यूट्रलाइजर मुख्य रूप से एक अंग के रूप में उपयोग किया जाता था। जब मुकाबला बहुत मजबूत हो तो न्यूट्रलाइजर को दवाई में मिलाने से मुकाबले पर लगाम लगाने में मदद मिलती थी और विस्फोट की संभावना कम हो जाती थी। वोकल मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए भूतिया आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। दवाई की गुणवत्ता के आधार पर रिकॉर्ड की गई आवाज के संदेशों को 1 से 10 वर्षों तक जमा करके रखा जा सकता है। अभिमन्यु ने भूतिया आवाज के फॉर्मूले को देखा और हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि नगूरा द्वारा बनाई गई भूतिया आवाज लगभग 200 साल पहले जादूगरों की दुनिया में बहुत लोकप्रिय थी। क्या यह सच है? हाँ, ये वही फॉर्मूला है जिसका उपयोग नगूरा करता था। हालांकि मुझे इसके गायन की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बोलते हुए आलोका मुस्कुराई। लेकिन दुख की बात है कि अब नागूरा नहीं है, वो सारे गायब हो गए। इस भूतिया आवाज का उपयोग करके मैं उनके गीतों का आनंद ले सकता हूं। अच्छी बात यह है कि यह दवाई 1 या 2 वर्षों तक सूख जाती है।
इसलिए मैं इसे बाद में नहीं सुन पाऊंगा। अभिमन्यु ने कहा, सुनो, हमने यहां बहुत ज्यादा समय बिता लिया है। ये सारी चीजें मेरे पास लाने के लिए तुम्हारा फिर से धन्यवाद। अभिमन्यु ने आलोका के आगे सर झुकाकर बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने वहां मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें मुझे धन्यवाद तो करना ही था। आलोका ने अब मुस्कुराना बंद कर दिया। वो बहुत शांत हो गई। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है ना, तो बस दूरबीन के जरिए मुझसे संपर्क करना, ठीक है? आलोका थोड़ा मुस्कुराई और उसने आगे कहा, ठीक है अभिमन्यु, तो अब मैं चलती हूं। ये कहते हुए उसने फिर से अपना हुड लगाया और अपना सर नीचे कर लिया। अलविदा आलोका, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु वहीं खड़ा रहा और उसने आलोका को गली से जाते हुए देखा। अभिमन्यु ने उस थैली को खोलकर देखा जिसमें आंसू का पानी था। अभिमन्यु कुछ देर इधर उधर चलता रहा। वो कठपुतली का प्रदर्शन कर रहे एक बूढ़े व्यक्ति के सामने बैठ गया। पतले आदमी ने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके कपड़े की सतह पर तेल लगा हुआ था। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और वो डगमगा रहा था। वो आदमी समय समय पर पैदल चलने वालों को देखकर मुस्कुराता। जो लोग भी उसे देख रहे थे वो उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करता। उसकी उंगलियों में पारभासी तार बंधे हुए थे और वो एक दूसरे से लड़ने के लिए हथेली की आकार की दो कठपुतलियों को कंट्रोल कर रहा था। हालांकि अभिमन्यु को उस आदमी की कठपुतली आकर्षक नहीं लगी। उसने सिर झुकाया और आगे चल पड़ा। फिलहाल अभिमन्यु बेचैन लग रहा था। वो ये जानना चाहता था कि इस भूमि पर लोग कैसे कैसे मनोरंजन करते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि उसे कोशिश करने लायक यहां कुछ भी नहीं मिला। अभिमन्यु ने होटल वापस लौटने का फैसला किया। बिल चुकाने से पहले उसने सब कुछ पैक कर लिया और शहर के फाटक की ओर चल दिया। शहर के फाटक के बगल में एक अस्तबल था। वहां कई व्यापारी मुंशी के साथ सौदेबाजी कर रहे थे। अस्तबल का मालिक एक रईस था। वो अपनी गाड़ी में सामान ले जाने में लोगों की मदद कर रहा था। वो जगह व्यस्त थी। अभिमन्यु के अस्तबल में पहुंचते ही मुंशी उसके पास पहुंचा। आपको क्या चाहिए? एक गाड़ी, एक घोड़ा, या आप किसी को आइटम या पत्र भेजना चाहते हैं? आप यहां क्यों आए हैं? ये कहते हुए मुंशी के चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे एक घोड़ा चाहिए, एक बहुत तेज घोड़ा। दरअसल मैं बहुत तेजी से यात्रा करना चाहता हूं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। जरूर, कृपया मेरे पीछे आइए। मैं आपको वो घोड़ा चुनने के लिए ले जाऊंगा। आपको जो भी घोड़ा पसंद आए आप चुन सकते हैं, मुंशी ने जवाब दिया। अभिमन्यु को घोड़ा मांगते हुए सुनकर वो खुश हो गया। घोड़ों को बेचने से सबसे अधिक लाभ होता है। वहां कैरिज रेंटल और पोस्ट सर्विस सस्ते थे। दो अन्य आदमी ये सुनकर अभिमन्यु की ओर चल पड़े। उन्होंने सुना कि यह आदमी एक घोड़ा खरीद रहा है। उन दोनों में से एक आदमी मालिक लग रहा था। वे अभिमन्यु को अस्तबल के पिछवाड़े में ले गए। अभिमन्यु वहां गया और वहां से उसने एक मजबूत काला घोड़ा चुन लिया। काला घोड़ा रात में यात्रा करने के लिए अच्छा था। इसके रंग की वजह से यह अभिमन्यु को बहुत पसंद आया। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, मुंशी ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। उसने घोड़े की कमर पर छलांग लगाई और उस पर बैठकर चलने लगा। वो धीरे धीरे शहर के फाटक की ओर बढ़ने लगा। अस्तबल का मुंशी अभी भी अभिमन्यु के पास ही खड़ा था। उसने कहा, आप सोच रहे होंगे कि इन दो परिवारों में लड़ाई जो चल रही है वो कब तक चलेगी। मुझे लगता है कि शायद ये 2 दिन में समाप्त हो जाएगी। दोनों परिवारों का बैकग्राउंड मजबूत है, लेकिन फिर भी शायद 2 दिनों से ज्यादा ये लड़ाई नहीं चलेगी, उस रईस ने आह भरते हुए कहा। अभिमन्यु ने जवाब दिया, मैं कुछ समय के लिए शहर से बाहर रहूंगा। मैं उनकी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। सुबह की धूप की किरणें अंधेरे जंगल में मुश्किल से दिखाई दे रही थी और मंद धूप के कारण पेड़ों की जड़ के पास पड़ी घास और पत्ते सब अंधेरे के समान दिखाई दे रहे थे। अभिमन्यु अपने घोड़े पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब जगह अंधेरा था। सुबह की धूप उसे मुश्किल से सड़क पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। जंगल में सन्नाटा था। कोई पक्षी नहीं, कोई कीड़े नहीं। पूरे जंगल में केवल सरपट दौड़ते घोड़े का शोर था। यह शायद जंगल में दिन का सबसे अंधेरा समय है, अभिमन्यु अपने आप में बुदबुदाया।
रात के दौरान सड़क पर रोशनी वाले चमकते जुगनू थे जो कि सुबह की धूप की तुलना में बेहतर लग रहे थे। अभिमन्यु को पालघाट शहर को छोड़े 1 दिन हो चुका था। वो ये तय करना चाहता था कि सब कुछ वैसा ही हो जैसी उसने योजना बनाई थी, क्योंकि वो अपने साथ आंसू का पानी जो ले जा रहा था, वो उन 2 कीमती नलियों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसके लिए यह असंभव था कि वो और आंसू के पानी कहीं से प्राप्त कर सके। अभिमन्यु ने शहर छोड़ने के बाद जितने भी शॉर्टकट थे उन्हें चुना। उसने रास्ते में वो छोटे छोटे रास्ते ढूंढे और जीरो की मदद से उसने अपने नक्शे पर सबसे अच्छे रास्ते का चुनाव किया। अभिमन्यु के आधार पर उसे दिन के उजाले के बाद स्कूल के बाहरी क्षेत्र तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे और चाहिए थे। इस तरह का रास्ता चुनने से उन जासूसों द्वारा पीछा किए जाने की संभावना समाप्त हो जाएगी जिन्होंने उसे आलोका के साथ व्यापार करते देखा था। साथ ही वो जल्द से जल्द स्कूल वापस पहुंचना चाहता था। हालांकि प्रोफेसर तारा का रूप भयानक था। अभिमन्यु ने उसके किसी जीवित व्यक्ति को खोने के बारे में अफवाहें भी सुनी थी, तो वो जानता था कि शायद तारा और भी ज्यादा नाराज होंगी। वो ये भी जानता था कि वो अपने छात्रों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगी। जादूगर की दुनिया में प्रोफेसर्स आमतौर पर अपने टैलेंटेड जादूगर स्टूडेंट्स के लिए बहुत दयालु होते थे, क्योंकि विभिन्न राज्यों में अलग होने के बाद भी वे जादूगर स्टूडेंट्स उनकी शक्ति का हिस्सा बन जाते थे। उनके द्वारा बनाया गया नेटवर्क अनोखे तरीके से एक दूसरे की मदद करता था। ये इस भूमि पर किसी भी बड़े परिवार से अधिक मजबूत था। स्कूल में जब भी किसी जादूगर को ताकत बढ़ानी होती थी तो वो जादूगर स्टूडेंट्स की भर्ती करना शुरू कर देता था। इससे उनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। क्या अभिमन्यु का ये नया सफर उसे किसी मुसीबत में डाल देगा? क्या है इस भूतिया आवाज का रहस्य? प्रयोग कर पाएगा?